प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के हम आपके बीच में हैं। आपको बता दें कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी और जीआईसी के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि केवीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत सी जानकारी आपके केवीएस के लिए भी लाभदायक होगी। आप इसे अगर परचेज करना चाहते हैं तभी ये 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट जितने भी एग्जाम पॉइंट्स हैं आपको 99 रुपये में दे दिए जाएंगे। बॉटनी के हिंदी में एग्जाम पॉइंट 20 से 19 है, ठीक है। और जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट आपके 10 हैं, अभी प्रिंट हुए हैं और बाकी आपके प्रिंट हो रहे हैं, मतलब टाइप हो रहे हैं। तो टोटल 30 एग्जाम पॉइंट आपके जूलॉजी में हैं और 20 एग्जाम पॉइंट आपके बॉटनी में। इसके अलावा 50 एग्जाम पॉइंट आपके एनसीईआरटी के हैं। टोटल 100 एग्जाम पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। हालांकि ये टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। इसमें से अगर आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि केबीएस में भी आपको 100% तो नहीं, लेकिन कुछ मदद अवश्य मिलेगी आपके केबीएस की प्रिपरेशन में, ठीक है। ये आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर से दिया जाता है, व्हाट्सअप से दिया जाएगा। आप व्हाट्सअप से इसे परचेज कर सकते हैं। उसके कोई वेरिएशन नहीं है। आप अपने मित्र को भी दे सकते हैं, अपने लोगों को बांट सकते हैं। बस आपको ये लेना है तो आपको 99 पे करना पड़ेगा। आप 2 लोग 3 लोग मिल करके ले सकते हैं, अकेले भी परचेज कर सकते हैं। सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टाइप किया गया है, मैं आपको उसको दिखाऊं कैसे है। ऐसे मान लीजिए एग्जाम पॉइंट सेकंड है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, बॉटनी में तो नहीं किया गया था, लेकिन जूलॉजी में हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन को देखिए टिक किया गया है। कलर चेंज किए गए हैं, जहाँ से आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पे पहुँच करके अपनी चीज़ों को आसानी से वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या दिया गया, देख रहे हैं। तो जो पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स बड़े हल्की पॉइंट नहीं है, मतलब मैं बहुत स्पीड से करवाता हूँ, सिर्फ पढ़ के निपटा देता हूँ। उसके बावजूद भी 50 एग्जाम पॉइंट करवाने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। सोच लो कि अगर उसका डिस्क्रिप्शन किया जाए तो वह एग्जाम पॉइंट आपके कम से कम 1 घंटे से सवा घंटे की क्लास का होता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हें परचेज करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आज हम लोग जूलॉजी के सेकंड एग्जाम पॉइंट में प्रवेश करते हैं और सेकंड एग्जाम पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। आज की टॉपिक में पोरीफेरा है और सेलेंट्रेटा है। तो चलिए पोरीफेरा को स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। नाल प्रणाली की उपस्थिति स्पंजों के विशेष लक्षण होते हैं। स्पंजों की देह भित्ति में नाल प्रणाली होती है, ठीक। यह कई प्रकार की हो सकती है। नाल प्रणाली जो कैनाल सिस्टम है कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एस्कान टाइप का हो सकता है, साइकान टाइप का हो सकता है और ल्यूकान टाइप का हो सकता है। एस्कान प्रणाली नाल प्रणाली ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। एस्कान नाल प्रणाली किस में पाई जाती है? ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। एस्कान प्रकार की नाल प्रणाली साइफा में, जबकि ल्यूकान प्रणाली स्पॉन्जिला में पाई जाती है। याद रखिएगा, मैच करने के लिए देता है। ए पॉइंट आपकी केबीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। एस्कान नाल प्रणाली साइकान में पाई जाती है। एस्कान नाल प्रणाली किस में पाई जाती है? साइकान में पाई जाती है। इसका विकास मूलतः स्पंज की दीवारों की तहों से बलित हो जाने के कारण होता है। बलित मतलब होता है मुड़ने के कारण होता है। वलन के कारण देह भित्त सपाट न रह करके नलिकाओं के रूप में ले लेती हैं, जिन्हें आर्य नलिका कहते हैं। यह बाहर की ओर बंद और भीतर की ओर बड़े छिद्र के रूप में स्पंज गुहा बनाती है। जैसे ऐसे बनती हैं, तो ऐसे ऐसे बनती हैं। अब ये अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा देखिए ऐसे बड़े बड़े नलिका बन गई और बाहर के हिस्से बंद हैं। तो इस प्रकार से बन जाती हैं, ठीक है। छिद्र स्पंज गुहा में खुलती हैं, जिसे एपोपाइल कहते हैं। क्या कहा जाता है? एपोपाइल कहा जाता है। आर्य नलिकाओं की दीवारों पर अरीय नलिकाओं की दीवारों पर अगर आ जाए, अरीय नलिकाओं की दीवारों पर पाए जाने वाले अस्थियां, जो हड्डियां यहाँ पाई जाती हैं, का प्रोसोपाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? को प्रोसोपाइल कहा जाता है। कीप कोशिकाएं केवल अरीय नलिकाओं की दीवारों कीप कोशिकाएं केवल अरीय नलिकाओं नलिकाओं कीप कोशिकाएं केवल अरीय नलिकाओं की दीवारों पर भीतर की ओर होती हैं, जिन्हें कसाभी नलिकाएं कहते हैं। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर पिनोसाइट्स केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। अरीक नलिकाओं की दीवारों के परस्पर समेकन
से इनके बीच में रिक्त स्थान भी गिरकर अंतर्वाही नलिकाओं का रूप ले लेते हैं। ये स्पंज गुहा की ओर बंद परंतु शरीर की सतह पर खुली होती हैं। बाहरी जल पहले इन्हीं में आता है। यहाँ से जलधारा प्रोसोपाइल्स में होकर कसाभी नलिका में तथा फिर एपोपाइल्स द्वारा स्पंज गुहा में आकर आस्कुलम से बाहर निकल जाती हैं। साइकान पोरिफेरा संघ का एक समुद्री जीव है। साइकान में कोई विशेष जनन अंग नहीं पाया जाता। साइकान एक द्विलिंगी प्राणी होता है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मक का विकास एक ही प्राणी में होता है। इनका विकास अमीबोसाइट्स आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं के कारण साइकान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। साइकान द्वारा जल में मुक्त किए गए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकान के अंदर छिद्रों द्वारा प्रवेश करते हैं तो मीजोग्लिया में उपस्थित मादा युग्मक निषेचित करते हैं। इस प्रकार इनमें क्या हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी है क्लियोना। क्लियोना को सामान्यतः जो है बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं। यह स्पंज ओयस्टर यानी मोती प्रदान करने वाले मोलस्का तथा मिसेल खाद्य के रूप में प्रयुक्त की खोल में सुरंग बना देता है तथा इन्हें नष्ट कर देते हैं। निषेचित अंड के बार बार विभाजन से ब्लास्टुला का विकास होता है। ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक एपिथेलियम स्तर बनाती हैं जिसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। ब्लास्टुला के भीतर तरल द्रव से भरी गुहा ब्लास्टोसील कहलाती है। साइकान में स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है। साइकान में स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना जिसमें ब्लास्टुला खुलकर पार्श्व की कोशिकाओं को निगल जाता है। अधिकांश स्पंज समुद्री जल में पाए जाते हैं। अधिकांश स्पंज समुद्री जल में पाए जाते हैं। ताजे जल या अलवणी जल में बहुत ही कम स्पंज पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला एक ऐसा ही स्पंज है जो कि अलवणी जल में पाया जाता है। समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतुओं को बेलाचली समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतुओं को बेलाचली जंतु कहते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले पेलेजिक जंतु कहलाते हैं तथा समुद्र की तली में रहने वाले बेंथिक एनिमल कहलाते हैं। ल्यूकोसोलिनिया पोरिफेरा संघ का एक समुद्री स्पंज है जिसकी देह भित्ति 2 परतों की बनी होती है। ल्यूकोसोलिनिया कितनी परतों से बनी होती है? 2 परतों से बनी होती है। इसकी बाहरी परत को एपिडर्मिस या पिनेकोडर्म कहलाती हैं। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। इन्हें पिनेकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। भीतरी परत को एंडोडर्मिस कहते हैं जिसकी कोशिकाओं को पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। बाहर और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद मीजोग्लिया कहलाता है जिसमें अनियमित आकार की कोशिकाएं अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिकाएं पोरोसाइट्स कहलाती हैं। देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिकाएं पोरोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ल्यूकोसोलिनिया संघ पोरिफेरा का वर्ग कैलकेरिया का सदस्य है। ल्यूकोसोलिनिया संघ पोरिफेरा के वर्ग कैलकेरिया का सदस्य है। इस वर्ग का प्रमुख लक्षण कंकाल कंटिकाएं बड़ी होती हैं और कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। प्रोटोजोआ से मेटाजोआ के उद्भव के संदर्भ में 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: कॉलोनियल सिद्धांत, सिसेंशियल सिद्धांत और बहुवंशोद्भिद सिद्धांत। इनमें कॉलोनियल सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है जिसमें एक वंशीय उद्भव का आधार बनाया गया है। गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु जो 4000 से 7000 मीटर तक अधिक गहराई में पाए जाते हैं एबाइसल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एबाइसल कहलाते हैं। यूस्पंजिया का साधारण नाम बाथ स्पंज है जिसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी स्पंजी तंतुओं का बना होता है। कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा दिया जाता है तथा इसे स्नान के कार्य में लाया जाता है।
स्पंज की देह भित्ति में तीन अस्तर होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें थियोसाइट्स मीजोफिल स्तर में होती हैं और जो भोजन संचय का कार्य करती हैं। ट्रोफोसाइट्स भी मीजोफिल स्तर में होती हैं जिनका कार्य पोषण प्रदान करना होता है। पिनेकोसाइट्स बाहरी स्तर पिनेकोडर्म तथा कोइनोसाइट्स भीतरी स्तर में होती हैं जो मुख्यतः रक्षात्मक परत बनाती हैं। स्पंज में पुनर्जनन स्पंज में पुनर्जनन की असाधारण क्षमता न केवल क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्सों की बहाली से प्रकट होती है बल्कि टुकड़ों या एकल कोशिकाओं से एक वयस्क का पूर्ण विकास भी हो सकता है। स्पंज में पुनर्जनन में आर्कियोसाइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। ये कोशिकाएं स्पंज के मध्य स्तर में पाई जाती हैं। स्पंज की देहभित्ति में दो प्रमुख मुख्य स्तर होते हैं, बाहरी पिनेकोडर्म जो कि पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है तथा भीतरी एक कोइनोडर्म जो कोइनोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट कोशिकाएं जो किसी भी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। ट्रोफोसाइट्स भोजन प्रदान करती हैं। क्रोमोसाइट्स उत्सर्जी पदार्थ का या रंगा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालती हैं। इसके बाद अगला ग्रुप आपका आ जाता है कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा की अगर बात करें, फंजिया का साधारण नाम कुकुरमुत्ता कोरल है। पहला आपको इम्पॉर्टेंट, लाल कोरल जिसे कोरेलियम मस्तिष्क कोरल मेएंड्रिन मेएंड्रिना तथा आर्गन पाइप कोरल ट्यूबिपोरा को कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में शरीर के कई रूप देखे जाते हैं जिसमें बहुरूपता कहते हैं। ये मुख्यतः दो रूपों में होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा के रूप में। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता रहता है, इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः वर्ग हाइड्रोजोआ के जंतुओं जैसे कि ओविलिया आदि में मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है जिसके दो मुख्य रूप पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं। इसमें पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा का निर्माण करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप का निर्माण करता है। इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को मेटाजेनेसिस कहते हैं। संघ निडेरिया या नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के प्राणियों में त्रिज्यता या अरिसमित पाई जाती है तथा इसमें शरीर संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इनमें अंगों का विकास नहीं होता है। आरेलिया में तीन लार्वा अवस्था होती। आरेलिया में तीन लार्वा अवस्थाएं प्लेनुला, स्कैफीस्टोमा तथा इफाइरा होती हैं। ओबिलिया में केवल प्लेनुला लार्वा अवस्था होती है। आरेलिया अर्थात जेलीफिश संघ निडेरिया का एक सदस्य है। इसके उत्तल अर्थात अपछत्री यौन अधःछत्री देहभित्ति के बीच में चपटी जठरवाहिनी गुहा पाई जाती है। यह एक बड़ी केंद्रीय जठर गुहा शरीर के किनारे किनारे स्थित हो सकरी वृत्ताकार नलिका तथा अन्य दोनों को जोड़ने वाली और निश्चित त्रिज्याओं पर स्थित 16 जिसमें 8 शाखित और 8 अशाखित अरीय नलिकाओं में बंटी होती हैं। शेष भागों में दोनों सतहों की देहभित्ति के समेकित होने के कारण गुहा नहीं होती। इस प्रकार जठर वाहिनी गुहा एक जटिल जल परिवहन तंत्र का निर्माण करती है जिससे होकर के समुद्री जलधारा एक निश्चित दिशा में निश्चित बहती रहती है। प्रवालभित्त कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि गर्म तथा छिछले समुद्र में बनती हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से विशेष प्रकार के सिलेंट्रेटा जंतुओं द्वारा होता है।
ये एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कोरल कहते हैं। एक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि तटीय प्रवाल भित्त, ये ज्वालामुखी द्वीपों के तटों पर रहते हैं। दूसरा है प्रवाल रोधिका, एक किनारों से दूर रहते हैं। प्रवाल द्वीप वलय, ये लेग्यून के चारों ओर बनते हैं। साइनिया संघ सिलेंट्रेटा के स्काइफोजोआ परिवार से, जबकि अन्य तीनों एंथोजोआ परिवार के सदस्य ऑप्शन में जो रहा होगा। फीताक्रिम, जोंक तथा मादा मच्छर परजीवी होते हैं, परंतु समुद्री एनीमोन एक सहजीवी है जो कि कुछ गैस्ट्रोपोडा मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा क्लास के खाली पड़े खोलों में जुड़ा रहता है, जिसमें हर्मिट क्रैब रहते हैं। अतः ये हर्मिट क्रैब के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, जिससे एक को लाभ होता है परंतु दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। पुनर्जनन दो प्रकार का होता है। अभिरूपांतरण, जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है, रीजनरेशन कहलाते हैं इसे। और मार्फोलेसिक्स, जब एक छोटे से भाग से संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा, स्पंज आदि। हाइड्रा में बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान कार्य को करने के लिए व्यवस्थित होती हैं। अतः शरीर संगठन बहुकोशिकी स्तर अर्थात ऊतकी स्तर का होता है। हाइड्रा में अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं का एक निश्चित तंत्रिका जाल होता है, जो कि एक अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसमें मस्तिष्क नहीं होता है जो कि नियंत्रण का कार्य कर सके। ओविलिया कॉलोनी में मेड्यूसा परिकला तथा पेरिसार्क से आवृत नहीं होता है। ओविलिया में 3 तरह के सदस्य होते हैं: पॉलिप या हाइडेंथ अलैंगिक अवस्था, ब्लास्टोस्टाइल्स तथा मेड्यूसा अलैंगिक अवस्था, उसके बाद ब्लास्टोस्टाइल और उसके बाद मेड्यूसा अलैंगिक अवस्था। सभी अवस्थाएं दुगुणित होती हैं। पॉलिप में अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा बनता तथा मेड्यूसा में लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप का निर्माण होता है। हाइड्रेक्टिना एक सिलेंट्रेटा है जिसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पॉलिप सदस्य होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोजॉइट्स, डेक्टाइलोजॉइट्स, टेंटेकुलोजॉइट्स, स्केलोजॉइट्स और गोनोजॉइट्स। इसीलिए इसे बहुरूपी प्राणी कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ को 3 वर्गों में बांटा गया: हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। एक्टिनोजोआ को 3 उपवर्गों में बांटा गया है: एक्टोकोरेलिया, हेक्साकोरेलिया और ट्यूबुलेटा। यूट्रिसिना, जोयंथस तथा एडवर्डसिया को उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित किया गया है। दंशिका की उपस्थिति सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का विशेष लक्षण है। दंशिका मतलब उसमें निमेटोड, जो उसकी डंक कोशिकाएं होती। एक नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट नामक विशेष कोशिका से उत्पन्न कोशिकांग होते हैं। इसमें हेप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पदार्थ भरा होता है, जो प्रोटीन तथा फिनॉल का मिश्रण होता है। नीडोब्लास्ट के स्वतंत्र छोर पर एक धागेनुमा संरचना होती है जिसमें कांटे लगे होते हैं। दंश प्रवर्ध कहलाता है। निमेटोसिस्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है तथा अपनी सुरक्षा भी करता है। ओविलिया के मेड्यूसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं, जो स्टेटोलिथ या ऑटोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कार्य करते हैं। ओविलिया सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतुओं में अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इनमें स्टेटोसिस्ट नामक संतुलन अंग पाए जाते हैं। ओविलिया कॉलोनी में पाया जाने वाला सीनोसार्क एक नलिका के समान जीव प्रक्रिया शाखाएं हैं, जो कॉलोनी में पॉलिप्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ओविलिया की पेरिसार्क एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत है। ओविलिया संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत वर्ग हाइड्रोजोआ में शामिल एक बहुरूपी जंतु है, जिसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें
पालिप भोजन ग्रहण का कार्य करता है। प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के कुछ जंतुओं के जीवन चक्र से बनता है, जिसे ओबिलिया आदि। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पदार्थ है। हाइड्रा में पाचन अंतःकोशिकी तथा बाह्य कोशिकी दोनों प्रकार से होता है। यह प्रोटीन, वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है। यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता क्योंकि इसमें पाचन से संबंधित एंजाइम इसमें नहीं होते हैं। जाड़े के अंतिम दिनों में जब तापमान बढ़ने लगता है तथा जलाशय सूखने लगते हैं और जल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता तथा भोजन की कमी होने लगती है, तब हाइड्रा में लैंगिक जनन होता है। शरीर पर इन्हीं नन्ही गांठों के रूप में जनद बन जाते हैं। हाइड्रा की अधिकांश जातियां एकलिंगी जैसे कि हाइड्रा ओब्लेक्टैटिस, परंतु कुछ द्विलिंगी जैसे कि हाइड्रा विरिडिसिमा होती हैं। ओबिलिया की संरचना एक कॉलोनी के रूप में होती है। इस कॉलोनी का विकास सिम्पादी प्रकार का होता है। ओबिलियन सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। यह मुख्यतः दो रूपों में पाए जाते हैं, पालिप और मेडूसा में पाया जाता है, जिसमें मेडूसा मांसाहारी होता है। अंतराली कोशिकाएं टोटीपोटेंट्स होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं का रूपांतरण किसी भी दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में भी हो सकता है, अतः इन्हें भ्रूणीय आरक्षण कहते हैं। रैपेलियम आरेलिया की एक संवेदी संरचना है, जिसमें कुल 3 प्रकार के 5 संवेदी अंग होते हैं। इनका विवरण इस प्रकार से: आसेली 2 हैं, आल्फैक्टरी पिट्स 2 हैं और टेंटेकुलोसिस्ट 1 होता है। इस प्रकार से आज हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया। एक था पोरीफेरा, दूसरा था सिलेंट्रेटा। आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए और इसे बड़े आसानी से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में, और इसको पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 8004109989 पर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।